फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी फिजिक्स 11th क्लास का वॉल्यूम 1। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और उसमें मैं आखिरी डिस्कशन कर रहा हूँ स्क्रू गेज। सबसे पहले तो गेज का मतलब लिख दीजिए, हेडिंग दीजिए स्क्रू गेज, SCREW एंड GAUGE, स्क्रू गेज, GAUGE। और गेज मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी जो गेज होती है उसका मतलब होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर में स्क्रू आप यूज करते ही है। ये स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसको आप इधर से ऐसे में भी घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। कभी भी जब स्क्रू ड्राइवर को आप घुमाते हैं तो एक स्क्रू इस तरह से में भी दीवार के अंदर घुसता है। ये स्क्रू है और इस पर जो बनाया गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है लेंथ नापने के लिए, उसे स्क्रू गेज कहते हैं। ठीक है। अब स्क्रू के बारे में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो इनको थ्रेड्स बोलते हैं, थ्रेड बने होते हैं ना इस पर ऐसे ये थ्रेड बने होते हैं, सर्कल होते हैं पर सेम लाइन में ना होकर इनकी लाइन पूरी टिल्टेड होती है, इनको थ्रेड्स बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन तो ये लीजिए पिच। जब भी आप स्क्रू को पढ़ेंगे तो पहला एक डेफिनेशन जो आपके काम आएगी वो है पिच। और पिच है द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive threads, linear distance between two consecutive threads। ये एक थ्रेड है और ये एक थ्रेड है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल पी से लिखेंगे, पिच से। linear distance between two consecutive threads। जब भी आप किसी भी स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहली चीज यही जाननी होगी कि उसकी पिच क्या है। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रू गेज पढ़े या ना पढ़े वो आपकी चॉइस है, पर स्क्रू के बारे में जानना और उसके पिच की डेफिनेशन जानना आपके लिए आवश्यक है। कहीं ना कहीं आपको आगे भी ये काम आएगी। अब एक बात और ये समझिए कि जब हम स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज सेंस में, ऊपर से देखते हुए घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज सेंस में, तो स्क्रू टाइट होता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू खुल जाता है, अनवाइंड हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक तो पिच की डेफिनेशन पे 4 स्टार दे दीजिए। पिच की जो डेफिनेशन है इसमें 4 स्टार दे दीजिए। और उसके बाद अगली एक लाइन 4 स्टार इस पे भी दे दीजिए कि व्हेन अ स्क्रू इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, when a screw is rotated clockwise it tightens। स्क्रू को जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये टाइट होता है, अंदर जाता है। एंड when turned anti-clockwise it opens up, comes outward। जब स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये इनवर्ड्स जा रहा है, goes inwards। जब स्क्रू को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये अंदर जाता है, और जब स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये बाहर आता है। या आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर में अपने घर में किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होगा, उसमें स्क्रू लगे हैं 4 कॉर्नर्स पे, उसको करके देख लीजिए। स्क्रू ड्राइवर से जब आप घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो खुलेगा, स्क्रू बाहर आएगा और वापस कसने के लिए आप उसे क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक है, इस बात पे भी आप 3 स्टार लगा लीजिए। अब मैं आपको लिख दीजिए स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट। Screw gauge is an instrument with least count 0.01 मिलीमीटर। जो मीटर स्केल है उसके लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। जो वर्नियर कैलिपर है वो 0.1 मिलीमीटर है। और जो स्क्रू गेज है उसकी लीस्ट काउंट तो टिपिकली इस रेंज की रहती है। So the screw gauge gives more precise measurements. The screw gives more precise measurements as compared to a vernier caliper. Sir,
हाँ बोलिए। सर स्क्रू गेज के आगे बोल देंगे जैसे सर आपने पहले लिखवाया था, मैंने केवल इज ये एन कहा कि इंस्ट्रूमेंट। जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर होती है। स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है, और इसलिए इसके द्वारा जो नापे गए मेजरमेंट्स हैं वो वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा प्रिसाइज हैं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, मीटर स्केल की लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर की 0.1 मिलीमीटर, और स्क्रू गेज की तो और भी कम 0.01 मिलीमीटर तक के भी आप लेंस इससे नाप सकते हैं। तो ये हो गया 0.01 into 10 raised to power -3 मीटर, यानी 10 to the power -5 मीटर, यानी 10 to the power -5 into 10 to the power 6 माइक्रोमीटर, ये 10 माइक्रोमीटर हो गया। ये डिस्कशन भी जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे हम ये कहना चाहते हैं कि स्क्रू मीटर से हम माइक्रोमीटर तक की लेंथ नाप सकते हैं। 10 माइक्रोमीटर की रेंज में जो लेंथ नापी जा सकती है, इसको कभी कभी बोला जाता है, इसका नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका पूरा नाम बताइए, तो इसका नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। फिर वो आपसे पूछेगा कि इसे माइक्रोमीटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये माइक्रोमीटर्स में लेंथ नाप सकता है। 10 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर, 30 माइक्रोमीटर, ऐसी भी लेंथ होंगी तो स्क्रू गेज उसे नाप सकता है। ये वाली बात अदरवाइज खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसका नाम हम लेंगे स्क्रू गेज लेंगे, या कभी कभी से बोलेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब आप सीधे देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन। रफली ये ऐसा हो जाता है। ये है मेन स्केल, यहाँ हम स्क्रू दिखा देते हैं। ये स्क्रू, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल। हमें इसकी कंस्ट्रक्शन में ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, उसमें इंटरेस्ट लेना नहीं है, क्योंकि थ्योरी पढ़ना पाप, थियरी में ज्यादा इंटरेस्ट लेना मतलब आप अपने नंबर कम करने की पर्पसली कोशिश कर रहे हैं। आप न्यूमेरिकल से अपने आप को बचा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। जितनी देर तक आप थ्योरी पढ़ते रहेंगे उतनी देर आप न्यूमेरिकल से बचे रहेंगे। दैट इज अ वे ऑफ missing out, losing out all your opportunity to do something. That is escapism basically. Theory में आप ज्यादा इंटरेस्ट ना लें। इधर ये रेशेट होता है, ये सब बातें भी बाद में कभी भी पढ़ी जा सकती हैं। ये जो सर आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? रेशेट, RAT SHET, रेशेट जो पीछे से घुमाते हैं जिससे सर्कुलर स्केल को, वो रेशेट है। मेन बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो ये कि जो मेन स्केल है इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रेफरेंस लाइन कहा जाता है। ये बात अकेले मेरे थोड़े काम की है, आप तक पहली मैंने कोई की काम की बात बताई आपको, तो ये बताइए कि मेन स्केल पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको रेफरेंस लाइन कहा जाता है, और इस पे डिविजन्स होते हैं, ये 0, ऐसे कुछ, ये 1, लाइक दैट। मेन स्केल पे डिविजन्स होते हैं, और ये मेन स्केल तो वही नॉर्मली अपना वही मेन स्केल होता है जो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल था, और जो प्लास्टिक का स्केल बचपन से 15 सेंटीमीटर वाला हम यूज करते आए हैं। तो मेन स्केल की लीस्ट काउंट आपको क्या ध्यान से देखनी तो पड़ती है, यूजुअली वो 1 मिलीमीटर ही होती है।
फिर से लिख दीजिए कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज एज यूजुअल 1 मिलीमीटर। मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो एज यूजुअल 1 मिलीमीटर है एंड समटाइम्स इट मे बी डिफरेंट एज वेल। ये 0.5 मिलीमीटर भी हो सकती है या और डिफरेंट भी हो सकती है। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करता हूँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ, इसलिए जो नॉर्मली होता है वही दिया जाएगा। इसलिए मेन स्केल की तो लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर ही दी जाने की संभावना। खैर वो एक बार आपको ध्यान से तो देखनी ही चाहिए। अब ये तो मैथमेटिकल पार्ट आ गया ना, तो ये लिख दीजिए कि however we should still be very careful about the least count of main scale। मेन स्केल में कुछ नया नहीं है, जैसा वर्नियर कैलिपर में था वही मेन स्केल में सब यहाँ भी है, और उसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर ही होती है नॉर्मली, 1 मिलीमीटर ही होती है नॉर्मली। खैर वो आप जो भी होगी आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, है ना। और फिर से लिख दीजिए लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज कॉल्ड 1 MSD। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज कॉल्ड 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन। और फिर से लिख दीजिए डैश करके, if the question says that on the main scale there are 20 divisions per centimeter, on the main scale there are 20 divisions per centimeter, then the least count of the main scale is 1 by 20 centimeter. Then the least count of the main scale is 1 by 20 centimeter. So 100 by 20 centimeter यानी कि 5 मिलीमीटर। अगर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मेन स्केल पे देयर आर 20 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर, तो फिर दो डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस हुआ 1 by 20 सेंटीमीटर, यानी 100 by 20 सेंटीमीटर, यानी कि नहीं सॉरी 10 by 20 सेंटीमीटर, 10 by 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मिलीमीटर, 10 by 20 मिलीमीटर, सॉरी भाई देयर आर 20 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। लिख के जितना ज्यादा करेंगे उतनी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। तो 1/2 यानी 0.5 मिलीमीटर। हम लोग जो मेन स्केल यूज करते हैं उसमें एक सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स होते हैं, तो लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होती है। यहाँ 1 सेंटीमीटर में 20 डिविजन है, तो 1 सेंटीमीटर की जगह मैंने लिख दिया 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये हो गया 0.5 मिलीमीटर। ये तो फिर बात मेन स्केल की हो गई, इसको तो आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। और असली होता है ये सर्कुलर स्केल, ये है सर्कुलर स्केल। इसमें इधर 0 होता है, इधर 5 होता है और इधर मे बी 95 होता है। मान लेते हैं सर्कुलर स्केल पे सपोज 50 डिविजन है, इधर 45। सर्कुलर स्केल पे 0 फिर 5 ऊपर और टोटल अगर 50 डिवीजन है तो नीचे 45, बाकी भी होगा 46। सर आप ये क्या है सर, मुझे नहीं समझ आ रहा है। देखो मैं तो सर्कुलर स्केल अलग से पढ़ा रहा हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे। इधर ये 49 है, इधर ये 48 है, तो फिर कहीं 45 भी होगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ, है ना। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जब आप एक्सपेरिमेंट बिगिन करते हो ना, तो शुरू में तो आप ये दोनों टच करते हो। इसको भी हम बोल सकते हैं कि स्टड्स, इसके जो स्टड्स हैं, स्टड लोग जो है इसमें, ये इसके स्टड्स बोले जाते हैं। ये आपस में एक दूसरे को शुरू में टच करते हैं। स्क्रू पेज ऐसा रखा है और स्टड्स आपस में एक दूसरे को टच करा दिया हमने। शुरू में इनके बीच जिस ऑब्जेक्ट को नापना होगा ना, जिसकी लेंथ, उसको इसके बीच में रखते हैं। पहले तो ये लिख दो, the object whose length is to be measured, the object whose length is to be measured is kept between the studs। ये screw and stud, screw और stud के बीच में उस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं। and the total reading of the instrument is equal to the length of the object। Sir, place between screw and जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें नापनी है उसको हम स्क्रू और स्टड के बीच में रखते हैं, और फिर फाइनली इंस्ट्रूमेंट की जो टोटल रीडिंग होती है वो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ के बराबर होती है जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ आप नाप रहे हैं। एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा।
कि शुरू में तो ऐसा लिख दीजिए इन द बिगिनिंग नो ऑब्जेक्ट इज केप्ट between the stud and the screw. In the beginning no object is kept between the stud and the screw. Initially object कोई नहीं रखा जाता है, and the stud and the screw are made to touch each other. Stud and the screw are made to touch each other. सर रिपीट कर देंगे। शुरू में कोई ऑब्जेक्ट स्टड और स्क्रू के बीच में नहीं रखा जाता है, एंड द स्टड एंड द स्क्रू आर मेड टू टच ईच अदर. कोई ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द स्टड एंड द स्क्रू एंड दे आर मेड टू टच ईच अदर, राइट. अब इसके बाद में इसे और टाइट तो कर नहीं सकता, मैक्सिमम टाइट है ये. अब मैं इसे खोल भर सकता हूं, तो जब मैं इसका हल्का सा भी खोलूंगा ना तो मुझे इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा. मैं जब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ना, जब इसे इधर घुमाऊंगा ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, रीडिंग इसकी ऐसी ही हो जाएगी. यहाँ पे 0 इधर चला जाएगा, 0 यहाँ था ना, और आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, तो जो 0 यहाँ था वो नीचे जाएगा ना, तो 0 यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा. इसमें नंबरिंग इस तरह से की जानी चाहिए कि जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाओ. मैं इसके अभी तो कंस्ट्रक्शन ही समझ रहा हूँ, जिसमें सवाल आते नहीं है. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 ऊपर क्यों लिखा है और नीचे ये 45, 49, 48 क्यों लिखा है. मेरा ये कहना है, पहले तो लेंथ 0 है जिस ऑब्जेक्ट की आप लेंथ नाप रहे हो. अब अगर आपने इसको थोड़ा सा खोला है तो शायद आपने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बीच में रख दिया है. जैसे ही आप इसे थोड़ा सा खोलोगे तो आप इसे थोड़ा सा, जितना भी आपने इसे इधर पीछे घुमाया है उतनी ही रीडिंग आ जानी चाहिए. तो अभी तो आपने थोड़ा सा घुमाया है, तो अब यहाँ पे जो मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है ना, उसके सामने जो सर्कुलर स्केल का डिवीजन होता है उसको हम सर्कुलर स्केल रीडिंग मानते हैं. पहले तो ये लाइन लिख दो. The divisions through which the circular scale turns, the number of divisions through which the circular scale has turned, the number of divisions through which the circular scale has turned is the reading on the circular scale. हम तो बहुत ही किसी छोटे मूवमेंट की बात कर रहे हैं. जब हम मूवमेंट बिगिन करेंगे, हल्का सा मूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा 1-8 मिलीमीटर या उससे भी कम मूवमेंट करेंगे, तो रीडिंग्स किस तरह ऑब्टेन होंगी वो बता रहे हैं. तो हमारा कहना है जो मेन स्केल पे रेफरेंस लाइन है ना, उसके सामने जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है, बस हम उसको रीड कर लेते हैं. ऐसा लिख दीजिए. The marking on the circular scale in alignment, the marking on the circular scale in alignment with the reference line, on the main scale, is taken as CSR, circular scale reading. Reading the marking on the circular scale in alignment with the reference line on the main scale is taken as the circular scale reading. तो बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ 0 और यहाँ 5 क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं इसे हल्का सा, ये तो यहाँ टाइट था, हल्का सा ये स्क्रू गेज है मेरा, और जब मैं इसे हल्का सा घुमाऊंगा तो थोड़ा सा मैंने घुमाया है, तो बहुत थोड़ा घुमाया है, तो अब मेरी रीडिंग 1 2 3 4 5 हो जानी चाहिए, और मेरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा खोलने के लिए. तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये मेरी रीडिंग, ये अब जो 0 यहाँ था, वो 0 यहाँ जाएगा ना, और यहाँ पे 2 3 आ जाएगा. ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया. तो अगर सर्कुलर स्केल पे भी डिविजन्स होते हैं, सर्कुलर स्केल पे बहुत पास डिवीजन होते हैं,
पहले तो एक बात ये भी लिख लीजिए कि सर्कुलर स्केल हैज यूजुअली 50 और समटाइम्स 100 डिविजन्स वेरी क्लोज टू वन अनदर। सर्कुलर स्केल पे भी पास बहुत 50 या 100 डिविजन्स होते हैं। मेन स्केल के डिविजन्स तो 1 मिलीमीटर या आधा मिलीमीटर के होते हैं। सर्कुलर स्केल के डिविजन्स तो और भी पास होते हैं, काफी पास होते हैं। आपने स्टार लगाने को बोला था अभी। हम मान लेते हैं सर्कुलर स्केल में टोटल 50 डिविजन्स हैं। हाँ, किसी को कुछ कहना है? आपने स्टार लगवाया क्या अभी स्क्रू गेज में? नहीं, कहीं कोई स्टार नहीं लगवाया अभी तक। ओके सर। जहाँ कोई भी चैप्टर शुरू होता है वहाँ हम बस उसकी कंस्ट्रक्शन और बहुत ही कुछ बेसिक बातें बता रहे होते हैं। स्टार तो वहीं लगते हैं केवल जहाँ मेनली कोई न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं। तो स्टार मैंने केवल बस यही कुछ बताया होगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, पहले इस पे लगवाया होगा, क्योंकि ये जनरल स्क्रू से जो पिच पे स्टार लगवाए थे, पिच की डेफिनेशन पे। यस सर, वो सुनिए, लगा बात ध्यान से सुनिए, जब आप इसे यहाँ घुमाते हैं तो ये रीडिंग बढ़ना शुरू होगी। अगर मैंने इसे 2 डिवीजन से घुमाया है तो यहाँ 2 पढ़ना चाहिए ना। अगर मैंने इसे 5 डिवीजन से घुमाया है, पहले तो कुछ नहीं था, इसको मैंने 5 डिवीजन से घुमाया है, तो यहाँ सामने 5 लिखा हुआ आना चाहिए ना। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो जो ऊपर 5 लिखा था वो नीचे आ रहा है ना। यस हमने सर। आपको ये Yes, sir. समझाया है कि 0 पे ऊपर 5 हमने लिखा और फिर ऐसा घुमाया है 1 2 3 4 5 6 7 इधर 25 और फाइनली 48 49 50 ऐसा है। और जब घुमाते हो तो जैसे ही तुम्हारी थोड़ी सी रीडिंग आ रही है तो ये 1 2 3 4 5 पढ़ना शुरू कर देता है। इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे ही होना चाहिए, जब मैं इसे हल्का से घुमाना शुरू करूं तो रीडिंग ये 1 2 3 4 5 पढ़ना शुरू कर देता है। बस ये मेन Sir, बात थी। हाँ टाइट और लूज करने में सर रीडिंग में भी डिफरेंस आएगा मतलब? हाँ, उसी वजह से तो रीडिंग में चेंज आएगा ना। टाइट और लूज क्यों करेंगे? क्योंकि बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। हाँ सर। अगर ऑब्जेक्ट तुमने इसको ज्यादा लूज किया हुआ है और ऑब्जेक्ट छोटा रख रहे हो तो तुम थोड़ा टाइट करोगे, तो उतना रीडिंग चेंज होती जाएगी। टाइट और लूज करने के बाद फाइनली तुम बीच में ऑब्जेक्ट को यहाँ फंसा दोगे और अब जो इसकी रीडिंग है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट की लेंथ अलग अलग है तो रीडिंग अलग अलग आएगी। टाइट और लूज करने से जो रीडिंग आती है वही तो हमें नापना है। अभी मैंने केवल आपको ये समझाया कि ऊपर काउंटिंग ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 48 49 50। 50 को 50 नहीं लिखते, 50 को वापस 0 लिखते हैं। 49 के बाद 0 आता है, 49 के बाद 0 आता है, बस ये मेन चीज। अब पहले तो फिर वही हेडिंग दे दीजिए एमएसटी। अब मैं असली काम की बातों पे आ रहा हूँ। मेन स्केल डिवीजन, इसके बारे में तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ सब कुछ। लिख दीजिए इट इज लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। इट इज लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। द मेन स्केल इज आल्सो कॉल्ड द पिच स्केल। ये मेन स्केल के लीस्ट काउंट है और मेन स्केल को पिच स्केल भी कहते हैं। और लीस्ट काउंट से मतलब हम समझते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, it is the smallest distance between 2 consecutive divisions on main scale. जो मेन स्केल है उसके 2 consecutive divisions के बीच में ये जो डिस्टेंस है, 2 consecutive divisions के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम मेन स्केल की लीस्ट काउंट कहते हैं। मेन स्केल की लीस्ट काउंट मेरे लिए कभी भी कुछ ज्यादा काम की होती तो नहीं है, पर अभी हमने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया हुआ है, जरा ध्यान से सुनिए। हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट की को मैन्युफैक्चर इस तरह से करते हैं कि जब हम स्क्रू को एक कंप्लीट रोटेशन का टर्न दे देंगे तो स्क्रू जो आगे बढ़ेगा वो जो लीनियर एडवांसमेंट इन द स्क्रू होगा वो पिच के बराबर होगा। आप जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive threads is called the pitch of the screw. यस सर। यस सर। हम मैन्युफैक्चर इस इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से करते हैं कि स्क्रू को या सर्कुलर स्केल को, अच्छा सर्कुलर स्केल को जब आप घुमाते हो ना तो स्क्रू भी घूमता है ना। वो एक बात चलिए लिख दीजिए, स्क्रू इज कनेक्टेड टू सर्कुलर स्केल। स्क्रू इज कनेक्टेड टू वो ratchet. Screw is connected to ratchet. When the ratchet is rotated, the screw also rotates. When the ratchet is rotated in circular fashion, when the ratchet is rotated in circular fashion,
the screw advances forwards or backwards. इसमें तो सर्कुलर मोशन होता है और उसकी वजह से स्क्रू या तो टाइट होता है या खुलता है, तो स्क्रू में लीनियर मोशन होता है। रैशेट में होता है सर्कुलर मोशन, रैशेट में होता है सर्कुलर मोशन, और स्क्रू में होता है लीनियर मोशन। The screw advances. हैं? सर आपने बोला था ना अभी द इन सर्कुलर द स्क्रू एडवांसेस. Screw advances in linear direction. फिर आगे लिख दीजिए linear distance traveled by the screw. Linear distance traveled by the screw. ये इंपॉर्टेंट है, इस पे 4 स्टार दे दीजिए। Linear distance traveled by the screw when the circular scale is given one full rotation. One full सर हमने rotation को लीनियर स्केल के बाद क्या कहा? linear distance. या Linear distance traveled by the screw. Linear distance traveled by the screw when the circular scale is given one full rotation. Linear distance traveled by the screw when the circular scale is given one full rotation is equal to pitch of the screw. Linear distance traveled by the screw. Linear distance traveled by the screw when the circular scale is given one full rotation is called is equal to the linear distance between two consecutive threads is equal to the linear distance between two consecutive threads on the screw. So it is equal to pitch. is equal to pitch of the screw. बस it is equal to the pitch of the screw. यही बता रहा हूं। Linear distance traveled by the screw when the circular scale is given one full rotation is equal to the pitch. Is equal to the pitch. Bus. And is also equal to 1 MSD. And is also equal to 1 MSD. ये थोड़ा ध्यान देने लायक बात है। 2020 में न्यूमेरिकल आया था जो कि जिसने सिर्फ पिच कैलकुलेट करने को दी थी। जब आप इसे एक फुल रोटेशन से घुमाते हैं ना, तो दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उतना ही आगे बढ़ता है। जब आप इसे पूरा एक रोटेशन से घुमा देते हैं ना सर्कुलर स्केल को, तो ये इस तरह से बनाया गया है कि दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उतना ही आगे बढ़े, और दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे पिच कहते हैं ना। हाँ सर। और Yes, जितना Yes, sir. दो consecutives के बीच में डिस्टेंस है, जितना दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस है, उतना ही मेन स्केल के दो डिविजन्स के बीच में डिस्टेंस है। इसलिए पिच को मैं 1 MSD कह रहा हूं। 1 MSD is equal to pitch of screw gauge. तो हर केस में 1 MSD is equal to pitch of screw gauge. यही सब बातें मैंने आपसे की थी। One MHD is the pitch of screw gauge. It is the linear distance traveled between two consecutive threads. It is equal to linear distance traveled by the screw when the circular scale is given one full rotation
जब आप सर्कुलर स्केल को 1 फुल रोटेशन देते हो तो जो लीनियर डिस्टेंस ये आगे बढ़ता है उसको हम पिच कहते हैं। 1 फुल रोटेशन को कैप्स में हाईलाइट कर लीजिए, इसलिए 5 स्टार लगा दीजिए और मैं पिच की डेफिनेशन दे रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, फिर 1 फुल रोटेशन नहीं, 2 फुल रोटेशन या 3 फुल रोटेशन या 4 फुल रोटेशन दे देते हैं और तब देखते हैं स्क्रू कितना एडवांस हो। तो ये इसका डायरेक्ट 2020 में न्यूमेरिकल आया है। 5 स्टार दे दीजिए और फिर डेफिनेशन लिख दीजिए पिच। सर पिच की linear distance traveled by screw upon number of full rotations divided to circular scale। एक रोटेशन में तो मूवमेंट थोड़ा कई बार बहुत कम भी हो सकता है, तो हम सेफ प्ले करने के लिए 4-5 रोटेशन दे देते हैं और तब देखते हैं कि लीनियर डिस्टेंस स्क्रू ने टोटल कितना ट्रेवल किया। ये फॉर्मूला काम का है और ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। इसी तरह से इसको न्यूमेरिकल पूछा जाता है और 2020 में आया भी था। ये है Sir, MST। pitch is represented by P. हाँ, इसको स्मॉल पी से लिखते हैं पिच को। Okay, sir. आपको पिच की इस डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि 1 पिच इज इक्वल टू 1 MST। आपके काम की नहीं ये बात। अगर स्केल के मेन स्केल के 2 डिविजन्स में गैप 1 मिलीमीटर का है, इसका मतलब आप जब सर्कुलर स्केल में जितने भी डिविजन्स हैं पूरा एक फुल रोटेशन दे देंगे सर्कुलर स्केल को, तो स्क्रू उतना ही आगे बढ़ेगा जितना 1 MST है। आपके तो केवल ये काम की बात है। हाँ, एक न्यूमेरिकल नीट या जेई के न्यूमेरिकल के लिए ये काम की बात है। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ये काम की बात है। जितना एक सर्कुलर स्केल को 1 फुल रोटेशन देते हैं तो स्क्रू जितना आगे बढ़ता है वो आप अलग से नाप तो पाओगे नहीं, आपको तो मेन स्केल ही दिखता है बस। तो मेन स्केल के एक डिवीजन के बराबर ही एक पिच होती है, ऐसे वो इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं। अब असली बात पे आ जाते हैं और हेडिंग कर दीजिए लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ये भी 5 स्टार वाली बात है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है एक्चुअली, जब आप इसमें सर्कुलर स्केल में मान लीजिए 100 डिविजन है, तो जब आप पूरे 1 फुल रोटेशन यानी 100 डिविजन से सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं, सर्कुलर स्केल में मान लीजिए 100 डिविजन है, तो जब आप सर्कुलर स्केल को पूरे 100 डिविजन से घुमाते हैं, ये एक डिवीजन मानिए, ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, जब आप सर्कुलर स्केल को पूरे 100 डिवीजन से घुमाते हैं तो जो स्क्रू में आगे मूवमेंट होता है वो पिच के बराबर होता है। पर अगर ये जो 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन सर्कुलर स्केल पे है, जब मैं सर्कुलर स्केल को बस एक डिवीजन से घुमाऊंगा, ये मान लीजिए मेन स्केल की रेफरेंस लाइन है और ये सर्कुलर स्केल है, अब मैं इसे जब ऐसे घुमा रहा हूं तो ये ऐसा मूव कर जाए, तो सर्कुलर स्केल को जब मैं एक डिवीजन से घुमाऊंगा तो भी तो स्क्रू थोड़ा आगे बढ़ेगा ना। जब सर्कुलर स्केल को मैं एक रोटेशन नहीं एक डिवीजन से आगे बढ़ाऊंगा तो मेन स्केल स्क्रू कितना आगे बढ़ेगा वो इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कहलाती है और आप उस लेंथ तक को भी नाप सकते हैं। बस वही लिख लीजिए, वही लिख लीजिए, which is the linear distance moved by the screw, linear distance moved by the screw, linear distance moved by the screw when the circular scale is turned through, when the circular scale is turned through one division को हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, उसे बड़ा बड़ा लिख दीजिए कैपिटल लेटर्स में। एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। Least count of screw gauge is the linear distance moved by the screw, linear distance moved by the screw when the circular scale
is turned through one division. When the circular scale is turned through one division. बस एक्सक्यूज मी सर, हाँ अभी जो पिच का फॉर्मूला लिखा है तो सर उसमें लीनियर डिस्टेंस दिया रहेगा कि अपन को निकालना पड़ेगा? अब उस सवाल अभी आगे बाद में देखेंगे, अभी तो जो पढ़ाया जा रहा है केवल वही सोचें। सवाल आपके सामने आएंगे ही थोड़ी देर बाद। ओके सर। आप केवल इस बात पे फोकस करें, ये डेफिनेशंस कंफ्यूजिंग है, इरिटेट करने वाली हैं, तो अभी अपने दिमाग को जरा रोक के रखें। आप केवल एक बात देखें, जब वन फुल रोटेशन से घुमाया जाता है सर्कुलर स्केल को, तो जो डिस्टेंस आता है लीनियर वाला उसको पिच बोलते हैं, और जब वन डिवीजन से घुमाते हैं तो लीनियर स्केल जितना आगे बढ़ता है उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। फिर से लिखिए समरी, और केवल इन्हीं पे ध्यान दीजिए, इन डेफिनेशंस पे। इनको बार बार इन्हें अपने आप से रिवाइज करते रहें। इनको अगर एक बार में क्लास के साथ साथ पूरी तरह क्लियर हो जाए तो सवाल तो आपसे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। आप ये दिमाग आगे ना लगाएं कि हमें सवाल किस तरह से दिया जाए, अभी ना लगाएं। लिखिए समरी, यही लिखिए, when circular scale is turned through one full rotation, when circular scale is turned through one full rotation, linear distance traveled by the screw is called pitch. Linear distance traveled by the screw is called pitch. And when circular scale is turned through one division, one rotation को highlight करिए, इधर one division को highlight करिए। When circular scale is turned through one division, then the linear distance traveled by the screw is called least count. अभी ये थोड़े टफ डिस्कशंस हैं, तो केवल पिच समझिए और लीस्ट काउंट समझिए, इसके अलावा दिमाग को पूरी तरह शट कर दीजिए। एक बार रिपीट दिमाग कर जितना देंगे बंद रखेंगे हैं। सब वो लीस्ट काउंट वाली डेफिनेशन वो रिपीट कर देंगे। वन फुल रोटेशन से जब स्क्रू को घुमाते हैं, वन फुल रोटेशन से जब सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं तो इसको कहते हैं पिच, और जब खाली वन डिवीजन से घुमाते हैं तो इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। यही मैं केवल चिल्ला रहा हूं आपके ऊपर, इसको मैं समझने में दिमाग लगाइए बस, कि लीस्ट काउंट क्या होता है और पिच क्या होता है, इसके आगे मत सोचिए। सर वन डिवीजन और वन फुल डिवीजन का अंतर है बस। नहीं, वन डिवीजन और वन डिवीजन और वन रोटेशन का अंतर है, फुल से कोई मतलब नहीं। इसमें 100 डिवीजन्स हैं, जब इसको पूरा एक पूरा घुमा देंगे ये, तो डिस्टेंस जो आएगा वो कहलाएगा पिच, और जब इतना सा घुमाएंगे ये वन डिवीजन, इसके ऊपर 100 डिवीजन है, पूरे 100 डिवीजन से घुमा दिया, पूरा टर्न दे दिया, ये सब पूरा घूम गया, तो काफी आगे बढ़ जाएगा। जो बड़ा डिस्टेंस है वो पिच है, लिख दीजिए, पिच इज बिगर देन लीस्ट काउंट। पिच बड़ा है, जब पूरे 100 रोटेशन से घुमा देंगे इसको तो मिलेगा पिच, और जब हल्का सा घुमाएंगे तो मिलेगा छोटा डिस्टेंस, लीस्ट काउंट। ये अगर क्लियर हो गया तो सवालों में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है आपको ज्यादा, और दिमाग को आगे आगे मत बढ़ाइए। अगर नंबर चाहिए तो क्लास में टीचर के साथ दिमाग रखिए, ना आगे चलिए ना पीछे चलिए। ह्यूज कंसंट्रेशन, हेवी कंसंट्रेशन रखना होगा आपको। अगर फुल रोटेशन से घुमा दिया तो बड़ा डिस्टेंस पिच मिलेगा, और अगर दो डिविजन्स एक ही डिवीजन से घुमाया, ये यहाँ ले आया, मैं ऐसा खोल रहा हूं, यहाँ इतना सा घुमाया तो लीस्ट काउंट मिलेगा। इसलिए लीस्ट काउंट को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लीस्ट काउंट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD। लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला है,
पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, इस पे 5 स्टार दे दीजिए। सर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है ना? हैं? हाँ, अब हम लीस्ट सिर्फ काउंट लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज स्क्रू है ना? गेज ही, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज से ही हमें मतलब है। हाँ, और हम वही पढ़ रहे हैं केवल, हमको केवल लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज से ही मतलब है, और किसी की लीस्ट काउंट से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने एमएसडी की लीस्ट काउंट पढ़ाई, उसकी मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए था उसको। और सर मेन नंबर ऑफ मेन सीएसटी मतलब 50 या 100 उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी ना? हाँ, 50 100 जो भी है उसके अकॉर्डिंग। ओके सर। फिर से आप यहाँ पे ऑलरेडी लिख लीजिए समरी। समरी में लिखिए, ठीक है, पिच का मतलब है लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रू और नंबर ऑफ full rotations। To circular screw. Least count of screw gauge to pitch upon number of CFC। बस आप एक आध बार चाहे तो बाकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, पर बाद में आपको जब स्क्रू गेज का रिवीजन करना हो तो बस ये 2 फॉर्मूले सामने रखिए। अगर ध्यान से पिच आप निकाल लेंगे सवाल में और स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट निकाल लेंगे, तो फिर ये न्यूमेरिकल अब 100% वर्नियर कैलिपर जैसा बचेगा। सर इसको भी 5 स्टार दे। जोर से बोला करें। सर इसको भी 5 स्टार दे दें। हाँ, इनको भी 5 स्टार दे दीजिए। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो शॉर्ट नोट्स में केवल ये लिखिएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सर आपने गिवन के बाद क्या लिखा है पिच में? हाँ, पिच में गिवन के बाद क्या लिखा आपने? इसमें मैंने लिखा है लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन टू सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन टू सर्कुलर स्केल। अब फाइनल बात आ रही है, फाइनल चीज आ रही है, हेडिंग कर दीजिए, हाउ टू ऑब्टेन रीडिंग, हाउ टू ऑब्टेन रीडिंग ऑफ अ स्क्रू गेज। How to obtain reading of a screw gauge? तो नंबर 1 लिखिए MSR, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। Main scale reading. When a marking on the main scale, which is visible to the left of circular scale, into least count of main scale. Main scale reading here, marking on the main scale, which is visible to the left of circular scale, into least count of main scale. मतलब ये यहाँ जैसे वो आ रहा है 5 है, तो ये ऐसा, तो बस ऐसा ऐसा है, मान लीजिए यहाँ 2 भी होगा, या 3 भी होगा, या 4 भी होगा। इधर सर्कुलर स्केल बिगिन हो रहा है, तो सर्कुलर स्केल के जस्ट जो भी आपको दिख रहा है मेन स्केल रीडिंग, अगर इस समय लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है तो शायद मेन स्केल रीडिंग 5.3 मिलीमीटर। आपको इन सब की भी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, जो न्यूमेरिकल आते हैं हमारे एग्जाम्स में वो सब मेन स्केल रीडिंग डायरेक्टली दे देते हैं आपको। खैर फिर भी ऐसा हो सकता था, इसकी मान लीजिए सपोज लीस्ट काउंट 0.5 मिलीमीटर है, तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं 5.3, 53 हुआ। जितने भी डिवीजन से आप गिन लीजिए, टोटल डिवीजन 0 से बिगिन करते हुए, इधर जहाँ 0 था वहां से बिगिन करते हुए टोटल डिवीजन गिन लीजिए, और बस उसके बाद उससे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेन चीज ये है कि ये जो सर्कुलर स्केल यहाँ बिगिन हो रहा है, इसके जस्ट लेफ्ट में ये जो है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है कितना है, और वो आप पढ़ लेंगे क्योंकि स्केल आप बचपन से यूज करते आए हैं, और ये वही स्केल है जो आप बचपन से यूज करते आए हैं। मेन स्केल रीडिंग निकालना कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और फिर इसके बाद नंबर 2, सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग,
circular scale reading with circular division coinciding with reference line on main scale. Multiplied by least count of screw gauge. Circular division coinciding with reference line on main scale multiplied by least count of circular screw gauge. Least count of screw gauge. ऐसा कुछ हम देखते हैं, ये है, ये जैसे यहाँ पर मेरी यहाँ 0 है, तो यहाँ 6 है, और ऐसे ऐसे यहाँ डिविजन है। जब आप घुमाएंगे तो नीचे जाएगा ना, तो जो भी है ये ऐसा हो सकता है जैसे 23 घुमा दीजिए, ऐसे कहीं रेफरेंस लाइन के ठीक सामने सर्कुलर स्केल पे जो भी डिवीजन है बस उसको पढ़ लीजिए आप। रेफरेंस लाइन के ठीक सामने सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन है बस उसकी काउंटिंग पढ़ लीजिए आप, और उसमें कोई दिमाग मत लगाइए। वो तो क्या डायग्राम बना के तो आपको सवाल देता नहीं है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वो तो आपको बताता है कि भाई मेन स्केल की रीडिंग ये है और सर्कुलर स्केल की रीडिंग ये है, वो तो आपको डायरेक्ट बताता है ऐसा। सर्कुलर स्केल को रीडिंग बोलेगा सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विद रेफरेंस लाइन इज 23, ऐसा बोल देगा। सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद रेफरेंस लाइन इज 23। आप 23 को स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये अपना एक प्रकार से वर्नियर है, ब्रैकेट में लिख दीजिए सर्कुलर स्केल इज सेम एज वर्नियर स्केल। सर्कुलर स्केल इज सेम एज वर्नियर स्केल। तो इस केस में 23 into 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा। क्या तो जो अभी आपने डायग्राम बनाया ना, उस केस में 23 into 0.01 मिलीमीटर हो हाँ, जाएगा। वो मेरे को नहीं जानना है अभी, मुझे इसमें दिमाग नहीं चाहता मैं क्या आप आगे लगाएं। आप केवल उसको रटें, डेफिनेशन को बार बार अपने आप से बोलते रहें बस। तो जो Okay, भी sir. रीडिंग होगी सर्कुलर स्केल की उसको सर्कुलर स्केल की लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे मुझे नहीं चाहिए। आप फिर भी ना मानते हो, आपका कंट्रोल ना होता मन तो आप करते रहिए अपने हिसाब से, पर मुझे मत बताइए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इसमें आगे आगे दिमाग लगाएं, उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, बोर मत होइए। नेवर बी फेड अप ऑफ द नंबर ऑफ रिविजन्स। तो फाइनल टोटल रीडिंग क्या आती है मालूम? टोटल रीडिंग आती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वहां थी, इसको 5 स्टार वापस दे दीजिए। समरी में हमारा ये भी जाएगा, लेक्चर के अंत में इसे भी लिख लेंगे। टोटल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। दो टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, या तो वो पिच निकालने को देता है या लीस्ट काउंट निकालने को देता है या असली टोटल रीडिंग निकालने को देता है। 2018 में जो सवाल आया था नीट में, उसने डायरेक्ट मेन स्केल रीडिंग दे दी थी, डायरेक्ट सर्कुलर स्केल रीडिंग दे दी थी और डायरेक्ट 0 एरर दे दी थी कि -0.03। तो ये वस्तु थी विद प्रॉपर साइन। 0 एरर को पुट विद गिवन साइन, ये साइन ऑलरेडी न्यूमेरिकल में दे देता है। 0 एरर का साइन ये न्यूमेरिकल में आपको ऑलरेडी दे देता है। अगर उसने माइनस का है तो आप इस माइनस के बाद ब्रैकेट में उसको माइनस साइन के साथ रखिए। जीरो करेक्शन हमें पढ़ना नहीं है, पर हाँ अगर पॉजिटिव 0 एरर होती है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होता है। पर कैलकुलेशंस में कंफ्यूज मत हो जाना, कैलकुलेशंस के लिए तो ये पढ़ना जरूरी है। वाइवा में कोई आपसे जीरो करेक्शन पूछ सकता है, इसलिए मैं जीरो करेक्शन पढ़ा रहा हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मुझे जीरो करेक्शन का आपके सामने नाम लेना भी नहीं चाहिए। लिख दीजिए, इफ जीरो एरर इज पॉजिटिव, जीरो करेक्शन इज नेगेटिव। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव है। कायदे से तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट, फिर आपको कायदे से स्क्रू गेज के न्यूमेरिकल्स के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया। अब हम आपको फाइनल समरी लिखवा देते हैं। हालांकि ये पढ़ाया जाता है और मैं भी पढ़ाऊंगा
कि जीरो एरर कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है, और उसको पढ़ने के बाद आपका इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने तो मुझे इसके आगे पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। समरी में लिखवा देता हूँ, फाइनल समरी। पिच को आप लिखेंगे, पिच है 1 MSD, इट इज इक्वल टू लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड by screw upon number of full rotations given to circular screw. Least count है of course of screw gauge, least count of screw gauge है, फिर वही linear distance the pitch upon number of CSD। वर्नियर कैलिपर में भी ध्यान दीजिए, लीस्ट काउंट क्या था, वो 1/n MSD था ना, ये भी तो MSD/n है। पिच यानी MSD, पिच यानी 1 MSD/n, वहां पे भी तो n नंबर ऑफ डिविजन और वर्नियर स्केल था ना। अगर वो आपको पिच की वैल्यू डायरेक्ट दे देता है या मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू डायरेक्ट दे देता है, तो बस नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड कर दीजिएगा। अब हमें ये फील नहीं चाहिए कि हमने जब एक डिवीजन से इसे घुमाया है तो जो डिस्टेंस आगे बढ़ेगा उसको लीस्ट काउंट कहेंगे। अब हमें सिर्फ इन पे मैकेनिकली काम करना है, विजुअलाइज अभी नहीं करना है आपको। अगर आप स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो इन पे मैकेनिकली काम करिए, न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, इनको विजुअलाइज मत करिए, और थ्योरी भी ज्यादा मत पढ़िए, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क है। थ्योरी आप 1000 बार भी पढ़ते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है ज्यादा, और 10 न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिए तो आप शहंशाह हो गए, आग लगाते कि आप एग्जाम में। सीधे न्यूमेरिकल से बढ़िया जाके जब न्यूमेरिकल ही बन गए तो थ्योरी तो आपको भी पता है कि जरा में समझ में आ जाएगी। पहले ये फॉर्मूला रटिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और ये पक्का बन जाएंगे आपसे। सिर्फ ये 5 मिनट का भी वीडियो आप कई बार देखिए और उसके बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। और थर्ड है फाइनल रीडिंग, टोटल रीडिंग। फाइनल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। बात खत्म। केवल इनको आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए और इनको सामने रखिए और PYQ खोल के बैठिए। अगर आपको जेई नीट में क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो जेई के PYQ खोल लीजिए, एम्स के PYQ खोल लीजिए और जिपमर के PYQ खोल लीजिए। पहले नीट फिर एम्स, बल्कि इस ऑर्डर में करना चाहिए, कायदे से जिपमर, नीट, जिपमर, एम्स, नीट और फिर जेई। मैंने इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बताया। ये सबसे आसान है, उससे थोड़ा कठिन ये है, उससे ज्यादा कठिन ये है और सबसे कठिन ये है जेई में। अगर आपको नीट के PYQ में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप जेई मेन के PYQ में जाइए और सिर्फ इतना पढ़ने से ही आपके सवाल बनेंगे। आप देखेंगे ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें इनके अलावा कोई जानकारी लग रही है। जो भी हमने थ्योरी पढ़ाई वो इसीलिए पढ़ाई ताकि इनको आप थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर पाए, विजुअलाइज कर पाए, हल्का हल्का सबकॉन्शियस में रहे कि हाँ मैं ये आता है। अगर ये फॉर्मूले आप ढंग से रटेंगे और सवाल देखेंगे तो आपसे सवाल मेरे हिसाब से तो लापक्के बनेंगे, और नहीं बनते तो आप लाइए साहब, सब कुछ खुला है। आपको इनमें से लाना है इनमें से लाइए, कहीं और से लाना है कहीं और से लाइए, लीजिए क्लास के पहले जितने सवाल देंगे। कोई सवाल बनता है तो उसके लिए भेजिए, फोटो खींचिए, भेजिए कि सर ये सवाल बन गया और आई फीलिंग हैप्पी। इससे और ज्यादा चीजें बेटर होंगी आपके लिए। नाउ दिस इज एवरीथिंग। फिर भी चलिए मैं आपको अब और परेशान करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस कम करने के लिए जीरो एरर पढ़ा ही देता हूँ। हेडिंग दे दीजिए जीरो एरर। सर हाँ जोर से। सर तो इसमें भी मेन स्केल रीडिंग और CSR निकालने को नहीं बोलेगा ना एग्जाम में? भाई वो क्वेश्चन अब आप सामने देखना तब बात करना, अभी मुझसे आप कोई बात मत करो। सर आपने जो कल जीरो एरर पढ़ाई थी वो अलग है पिछली क्लास में, और जो आज पढ़ाएंगे आप वो अलग होगी। क्या फिर से बोलो। सर आपने पिछली क्लास में वर्नियर कैलिपर में भी जीरो एरर पढ़ाई थी। हाँ वैसे ही है, इसकी जीरो एरर अलग है। हर इंस्ट्रूमेंट की जीरो एरर अलग होती है, इसके लॉस अच्छा। अलग होंगे। कॉन्सेप्ट तो वही है पर इसके लॉस थोड़े अलग होंगे।
लिख दीजिए और बस वही लिख दीजिए कि अगर स्टड्स कांटेक्ट में है, स्क्रू और स्टड कांटेक्ट में है और सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के अलोंग है तो इंस्ट्रूमेंट में कोई 0 एरर नहीं है, ऐसा लिख दीजिए डायरेक्टली विद द स्टड्स इन कांटेक्ट, with the studs in contact, if 0 of circular scale, नहीं, हाँ, 0 of circular scale is in line with 0 reference line on main scale is in line with reference line on main scale, then the instrument has no 0 error. यहाँ 0 है, यहाँ 5 है और यहाँ 45 ऐसा। ये रेफरेंस लाइन है मेन स्केल की। स्क्रू और स्टड एकदम टच कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट उनके बीच में नहीं है, तो 0 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ 0 है तो उसे 0 पढ़ना भी चाहिए, वो 0 ही पढ़ भी रहा है। अभी सर्कुलर स्केल की रीडिंग मतलब यहाँ 0 दिखता है, यहाँ भी ना एकदम सर्कुलर स्केल का 0 दिखता है। इस समय मेन स्केल रीडिंग भी 0 है और सर्कुलर स्केल भी रीडिंग 0 है। जब ऑब्जेक्ट 0 लेंथ का स्टड्स के बीच में रखा है तो इंस्ट्रूमेंट को 0 पढ़ना भी चाहिए, वही ये पढ़ भी रहा है। अब इसके बाद दिक्कत शुरू हो जाती है, सब उल्टा हो जाता है। वर्नियर में जो हमने कन्वेंशन बनाई थी उसकी उल्टी कन्वेंशन होती, समझा तो हम पूरी देंगे पर ये खैर डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पर इसको अगर आपने बहुत ध्यान से समझने की कोशिश की तो आप जो मेन न्यूमेरिकल्स हैं ना उनसे आप डिविएट हो जाएंगे। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप कर सकते हैं, मेरे को पढ़ाना तो साथ में पड़ेगा ही पड़ेगा, पर अभी आप इन्हें इग्नोर कर दें। अभी तो मतलब क्लास में वायलिन क्लास को ध्यान से सुन लें, पर इस टाइप की बातें जिन न्यूमेरिकल्स में दी उन्हें इग्नोर कर दें, उनके अलावा दूसरे न्यूमेरिकल का ये पेपर में आते नहीं है नॉर्मली, मेडिकल के पेपरों में तो बिल्कुल ही नहीं आते, जेई में जरूर आते हैं। क्या जेई में आते हैं? हालांकि आजकल जेई में भी बड़े सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं फिलहाल मेन में, जेई में। तो अब क्या होता है, तुम इसमें ना हेडिंग दे दो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन दे दो 0 एरर, साइन कन्वेंशन फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव 0 एरर। वो जो स्क्रू गेज था ना उसे 90 डिग्री से ऐसे मैंने घुमा दिया। पहले स्क्रू गेज को मैं ऐसे बनाया था, इसे 90 डिग्री से ऐसे घुमा दिया। अब ये जो रेफरेंस लाइन है y एक्सिस बना रही है, लिख दीजिए रेफरेंस लाइन इज नाउ अलोंग प्लस y एक्सिस। रेफरेंस लाइन जो है वो प्लस y एक्सिस। सर क्या लिखना है? सर क्या लिखना है? मैं साइन कन्वेंशन आपको समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा टफर एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, साइन कन्वेंशन पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि आप स्क्रू गेज जैसे आपने रखा था ना उससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज जैसे घुमा दीजिए। उससे क्या होगा कि ये जो मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है, मेन स्केल की रेफरेंस लाइन वो बन जाएगी आपकी y एक्सिस। अब देखो मेन स्केल ऐसा बन जाएगा और सर्कुलर स्केल ऐसा बन जाएगा, ये बन गई y एक्सिस और इधर ये जो लाइन है ये हो गया मेरी x एक्सिस। अब इसको ना आप ओरिजिन ले लो। मेन स्केल वर्नियर कैलिपर में भी हम मेन स्केल के 0 को ओरिजिन लेते थे ना, वही करो।
रेफरेंस लाइन जहां सर्कुलर स्केल को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को आप अपना ओरिजिन ले लीजिए। अब ये पॉइंट प्लस एक्स एक्सिस पे है और ये सर ओपी का फुल फॉर्म क्या है? तो मैं वर्नियर कैलिपर में जो आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाई थी वो बता रहा हूँ, लिख दो। अगर जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है ना, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के राइट में है तो प्लस एक्स एक्सिस पे है। लिखो, ये थोड़े कंफ्यूजन आपकी बढ़ाएंगे पर करना तो पड़ेगा। लिखो, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल यानी एक प्रकार से हमारा वर्नियर स्केल, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज to the right of zero of main scale, यानी reference line is to the right of zero of main scale, यानी reference line, then it is positive zero error. If zero of circular scale is to the right of zero of main scale, that is reference line, then it is positive zero error. अभी ये रटना ही है अपने को, कोई दिमाग नहीं लगाना, पहले ढंग से रट तो लें, समझ तो बाद में लेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो आप 10 बार भी पूछिए। फिर इसी तरह लिख दीजिए, if zero of circular scale is to the left of zero of main scale, सर्कुलर स्केल का जीरो is to the left of zero of main scale, यानी is to the left of reference line, is to the left of reference line, then it is negative zero error. बस अब हम रूल ये बनाते हैं, मतलब ये मैंने बात इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप इसे वर्नियर कैलिपर से रिलेट कर सकते हैं। ये मेन स्केल का जीरो है, ये सर्कुलर स्केल का जीरो यहाँ है तो पॉजिटिव प्लस एक्स एक्सिस पे, और सर्कुलर स्केल का जीरो यहाँ पर है तो माइनस एक्स एक्सिस पे है। अब हम रूल बना सकते हैं कि हम लोग स्क्रू गेज के सामने खड़े होंगे, यहाँ से रेफरेंस लाइन की तरफ देख रहे होंगे, नीचे से हम लोग यहाँ से रेफरेंस लाइन की तरफ देख रहे होंगे, और अगर हमारे राइट में, यहाँ से आप खड़े हैं, अगर आपके राइट में सर्कुलर स्केल का जीरो आ रहा है तो वो राइट नहीं है, वो नेगेटिव जीरो एरर है। ये फाइनल रूल बना लीजिए, ठीक है, फाइनल रूल। इन्हें समझना नहीं है आपको, इन्हें रटना है और अप्लाई करना है। असली बात है अप्लाई करना है। न्यूमेरिकल के आंसर आने लगेंगे तो कभी आपको अपने आप पे विश्वास भी आ जाएगा, समझ भी आ जाएगा कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अभी क्यों के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, क्या करना है वो ध्यान दीजिए। फाइनल कंक्लूजन लिख दीजिए, stand in front of the screw gauge, looking from ratchet to screw। स्क्रू गेज के सामने खड़े हुए इस तरह से अपने हाथ में पकड़े हुए रैशेट से स्क्रू की तरफ देखिए, ये रैशेट है और ये स्क्रू है इधर। अब अगर हमारे सर्कुलर स्केल का जीरो अगर हमारे राइट में है, लिख दीजिए, हम तो रेफरेंस लाइन के अलोंग है, लिख दीजिए आवर लाइन ऑफ साइट इज अलोंग रेफरेंस लाइन। हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो रेफरेंस लाइन के अलोंग है। हमारी लाइन ऑफ साइट जो है वो रेफरेंस लाइन के अलोंग है। और बस अब बोल दीजिए, if zero of circular scale is to our right, if zero of circular scale is to our right, then it is negative zero error. Zero of circular scale is to our right, then it is negative zero error. And if zero of circular scale is to our left, then it is positive zero error.
कब जीरो एरर नेगेटिव है और कब जीरो एरर पॉजिटिव है, एक्चुअली इसके सवाल सारे छोड़ देना। अगर वो लेफ्ट और राइट की बात करता हो तो आप छोड़ देना, केवल वो सवाल करना जिसमें जीरो एरर विद साइन दे दी गई हो। जहां वो बोल रहा है कि जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल ऊपर है या नीचे है, वो सवाल आप अभी छोड़ देना, नहीं आएंगे। ऐसा इसमें सिचुएशन बनती है, उनके पूरे रीजन समझाए जा सकते हैं, ऑफ कोर्स बहुत आवश्यक मैं फील नहीं करता, और कंफ्यूजन बढ़ेगा जितना डीप में जाएंगे। मान लो भाई कायदे से जीरो यहाँ होना चाहिए था, और शुरू में जब स्टड्स टच कर रहे हैं, यानी जब आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखा, जीरो लेंथ का ऑब्जेक्ट है, तो अगर जब हम इधर बनाते हैं तो जीरो यहाँ आता है ना, यहाँ 2 आता है। अब ये डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए। आप जानते हैं कि रेफरेंस लाइन के मैं रेफरेंस लाइन के अलाउंग देख रहा हूं, इसका सर्कुलर स्केल का जीरो यहाँ है। इट इज द केस ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। मैंने तो रूल बना लिया है, और ये पॉजिटिव जीरो एरर का केस है, तो ऐसा लिख दीजिए, हियर सेकंड डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, second division of the circular scale is aligned with reference line. Second division of the circular scale is aligned with reference line. This represents a positive error. This represents a positive zero error. और वो जो पॉजिटिव जीरो एरर है, वो है पॉजिटिव जीरो एरर है, वो है 2 into least count of screw holes. ये तब की बात है, बड़ा ध्यान से सुन लीजिए अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो। ये तब की बात है जब कोई ऑब्जेक्ट बीच में रखा नहीं है। जीरो लेंथ को इतना पढ़ के बता रहा है, ये थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है ना, मेरे को ऐसा घुमाता हूँ तब रीडिंग ज्यादा आती है ना, ये तो पॉजिटिव रीडिंग है ही। रीडिंग तब आती है जब मैं ऐसे घुमाता हूँ तब स्क्रू खुलता है, तो ऐसे घुमाने की वजह से ही तो जीरो नीचे जाता है। जब मैं सही सेंस में घुमाता हूँ तो जीरो नीचे जाता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खोलता हूँ ना, ये ऑलरेडी थोड़ा खुला हुआ है, ऐसा साफ साफ आप लिख दो। If stud is in contact with screw, the length of the object, but there is no object in between. So the instrument is reading. So the instrument is giving us a positive reading. Instrument is giving us a positive reading for an object of zero length. जीरो लेंथ के ऑब्जेक्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट आपको पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है, तो हर बार ये थोड़ा ज्यादा पढ़ के बता रहा है ये पॉजिटिव जीरो एरर है। और हमारे फॉर्मूले में हम डाल देंगे कि मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, so this will be automatically taken care of by the formula. ये पॉजिटिव एरर जीरो एरर है क्योंकि जब ऑब्जेक्ट की लेंथ जीरो है तो ये थोड़ी पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है, ये पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है। जब मैं इसको थोड़ा ऐसे घुमाता हूँ तो ही रीडिंग आना शुरू होती है। अगर जीरो नीचे गया है तो पॉजिटिव रीडिंग आना शुरू हुई, बस। अच्छा, यहाँ डायग्राम में ध्यान से इसको भी बना लो, यहाँ इधर जीरो दिख रहा है। मेन स्केल रीडिंग इस समय जीरो है और सर्कुलर स्केल रीडिंग 2 डिविजन्स की है, तो मेन स्केल रीडिंग जीरो है, पर अब इस समय जो रीडिंग है सर्कुलर स्केल पे वही फिर जीरो एरर है। और फिर हम हेडिंग दे देते हैं नेगेटिव जीरो एरर। ये एक्सप्लेनेशंस तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑन द कंट्रारी ये कर लोगे तो कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो जाएगी आपके। मेरे लिए तो पढ़ाना आवश्यक है, आपके लिए पढ़ना ऑप्शनल है। आप इन्हें पहले ना ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, उलझ जाएंगे। पहले 10-20 सवाल कर लें, जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो इनको पढ़िए।
अभी क्या होता है यार, मेन स्केल रीडिंग तो अभी 0 ही है, और सर्कुलर स्केल 0 यहाँ पढ़ रहा है, और मे बी ये 45 पढ़ रहा है और ये 40 पढ़ रहा है। मान लीजिए टोटल 50 डिविजन्स है, ऐसा डायग्राम बना दीजिए। मेन स्केल रीडिंग देखिए 0 है, ये रेफरेंस लाइन है, और रेफरेंस लाइन के सामने जो सर्कुलर डिवीजन को इंसाइड कर रहा है वो 45 है, 45 है। अगर मैं 5 डिवीजन से और इधर घुमा पाता तो 0 0 से कोइंसाइड हो जाता। हाँ सर, अगर मैं 5 डिवीजन और घुमा पाता तो 0 0 से कोइंसाइड हो जाता। यस सर। तो दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा तो नहीं है मैंने। 0 लेंथ, ऑब्जेक्ट जिसकी आप लेंथ मेजर कर रहे हैं उसकी लेंथ है 0, पर 0 को ये कुछ पढ़ के बता। अब जरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये जो अंतर है 45 डिविजन्स का नहीं है, ये 5 डिविजन्स की कमी रह गई। ये 5 डिवीजन लेस पढ़ के बता रहा है। ये तो इस तरफ जब है, इधर मेरे लेफ्ट में जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और मेरे राइट में जब 0 होता है तो नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव 0 एरर है। बोल दीजिए कि दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव 0 एरर इक्वल टू 5 डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल, इक्वल टू 5 डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। अब आपको बैक पढ़ना पड़ता है, 0 और 45 के बीच में कितने डिविजन्स है वो पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ से काउंटिंग शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि इतना डिवीजन में और घुमा देता, मेरे को तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था, ये और एंटी क्लॉकवाइज में घुमा ही नहीं पा रहा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता और 5 डिवीजन तो 0 0 से कोइंसाइड हो जाता। तो ये नेगेटिव 0 एरर इक्वल टू 5 डिविजन्स है। मतलब एक बार फिर नेगेटिव 0 एरर के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेगेटिव 0 एरर इज इक्वल टू माइनस आएगा और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स on circular scale minus circular scale coinciding, circular division coinciding into least count of screws. नेगेटिव 0 एरर जैसे हम वर्नियर कैलिपर में करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। आपको लग रहा है कि 45 कोइंसाइड कर रहा है, वो तो न्यूमेरिकल में ऐसे ही बोलता है। जो एडवांस न्यूमेरिकल है, जो पहले जेई में आते थे, नए जेई मेन में आजकल ये नहीं आ रहे हैं, जो पुराने जेई मेन में आ चुके हैं वो ये हैं कि 45th डिवीजन कोइंसाइड्स, 45th डिवीजन कोइंसाइड। तो आपको इसको बोलना 50 माइनस 45, 45 का कोइंसाइड कर रहा है तो 5 डिवीजन का अंतर रह गया बस। आप पढ़ रहे हो 45, ऐसे घुमाते आप, 5 डिवीजन का अंतर रह गया। तो ये इस तरह से नेगेटिव 0 एरर कैलकुलेट होती है, परंतु ये बहुत रेयर इसके न्यूमेरिकल्स हैं। जेई वालों के तो फिर भी काम के हो सकते हैं, मेडिकल वालों के कोई काम के नहीं है। एक बात जरा मेरी आखिरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो माइनस करते हैं टोटल नंबर में से सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइडिंग, ये केवल 0 एरर की कैलकुलेशन के समय करते हैं। अगर वो बोलता है कभी कि मेन स्केल रीडिंग 2.3 सेंटीमीटर है और फिर 45 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो जब आप सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालते हैं तो अगर वो 45 सामने देता है तो 45 को ही लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा आप एक वार्निंग लिख दीजिए। हालांकि इस टाइप के सवाल नहीं करें तो अच्छा है, कम से कम एक हफ्ते तक तो ना करें। आप वार्निंग लिख दीजिए कि ओनली इन कैलकुलेशन ऑफ 0 एरर, ओनली इन कैलकुलेशन ऑफ 0 एरर we subtract the number of circular division coinciding, we subtract the circular scale division coinciding from total number of divisions on circular scale, from total number of divisions on circular scale. But in calculating the circular scale reading, in calculating CSR, circular scale reading, we do not perform any such step. We do not perform any such step. लिख दीजिए साफ, if 45th division is coinciding, if 45th division of circular scale is coinciding, then circular scale reading is 45 into least count.
अगर 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है then circular scale reading is 45 into least count. बट आगे फिर से लिख दीजिए क्लास लाइन, but if main scale reads 0, but if main scale reads 0 and 45 division coincide, 45th division coincide, then zero error is equal to minus 50 minus 45 into least count. ये नेगेटिव जीरो एरर है, माइनस साइन इसमें बाहर लगाना ही पड़ेगा अगर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 50 हैं। अगर मेन स्केल 0 पढ़ रहा है, इसका मतलब अब जो रीडिंग आ रही है वो जीरो एरर की आ रही है। अगर मेन स्केल 0 पढ़ रहा है तो जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आ रही है वो जीरो एरर, और जीरो एरर तो बहुत ही कम होगी ना, 45 डिविजन्स के बराबर कहीं एरर होती है क्या यार? इतनी ज्यादा अगर एरर है तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में तो फेंक दो उसे पटरी के नीचे, किसी काम का नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट। जीरो एरर तो जीरो के आसपास ही होनी चाहिए ना। अगर ऐसा है यहाँ 0 है और यहाँ 3 है तो ठीक है चलेगा, 3 डिविजन्स की एरर है। अगर यहाँ 45 है और यहाँ 0 है तो एरर तो इतनी सी है ना। एरर हमेशा हम 0 के पास से जो भी हमारी काउंटिंग आती है उसको नापते हैं। बहुत ज्यादा एरर वाला इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे हम आज के प्रिसीजन के जमाने में? आप इसके करस्पॉन्डिंग जीरो एरर कोई ना मानेंगे कोई, ठीक है? बस दैट्स ऑल अबाउट इट। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ये पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर वाली बातें अभी आप इग्नोर कर दीजिएगा और इनको हटा के वही सवाल कीजिएगा केवल जिसमें जीरो एरर डायरेक्टली दे दिया। टू द लेफ्ट या टू द राइट की बात करता हो तो क्या ना भाई तेरे को बाद में करेंगे। चलो भैया, जय सिया राम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.